आज के इस गहरे विश्लेषण में हम भारतीय इतिहास और कानून के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश की नींव ही हिला ली थी। बिल्कुल, एक ऐसा समय जब राज्य की असीमित शक्ति और एक आम नागरिक की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है ना, उसके बीच सीधा और कह सकते हैं कि बेहद भयानक टकराव हुआ था। हाँ, तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस चर्चा में हमारे पास कुछ बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक स्रोत हैं। सही कहा। जैसे कि जेओटी जर्नल का अक्टूबर 2025 का अंक और आईप लीडर्स, विकिपीडिया, लॉरीड, आईआईएस ज्ञान के कुछ लेख हैं। और साथ ही नानी पालखीमाला जैसे महान वकील पर लिखे गए एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी के नोट्स भी हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक है, ये समझना कि जब सत्ता और कानून आमने सामने होते हैं तो जीत किसकी होती है। और ये भी कि 1975 के आपातकाल में वो संतुलन कैसे बिगड़ा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस मामले में क्या हुआ, और आज के नए कानून जैसे कि BNSS 2023 नागरिकों को कैसे बचाते हैं। एकदम सही। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, इन दस्तावेजों में जिन भी राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र है, चाहे वो इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द होना हो या विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, उन्हें यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक और कानूनी तथ्यों के रूप में देखा जा रहा है। मतलब हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध। हमारा पूरा ध्यान इस बात पर है कि उस समय अदालतों में क्या कानूनी बहस चल रही थी। बिल्कुल, हमारी कोशिश बस मूल स्रोतों में दी गई जानकारी को निष्पक्ष रूप से सामने रखने की है। तो 1970 के दशक में चलते हैं। जो स्रोत हमारे पास हैं वे बताते हैं कि इस पूरे संकट की चिंगारी 1975 के स्टेट ऑफ यूपी बनाम राजनारायण मामले से भड़की थी। हाँ, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के चुनाव को रद्द कर दिया था और उन पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। और इसके जवाब में 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देकर तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। और जमीनी स्तर पर इसका असर बहुत तेजी से हुआ। रातों रात मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू हो गया। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण और LK आडवाणी जैसे कई विपक्षी नेताओं को बिना ट्रायल के जेल में डाल दिया गया। और सिर्फ गिरफ्तारियां ही नहीं हुई, संविधान के अनुच्छेद 14, 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, और 22 को पूरी तरह निलंबित कर दिया गया। हाँ, तो मतलब किसी भी नागरिक को बिना कारण बताए जेल में डाला जा सकता था। हाँ, और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार ने मीसा में धारा 16A और 18 जैसे संशोधन कर दिए। अच्छा, तो इन संशोधनों का असल मकसद क्या था? मकसद था गिरफ्तारी के कारण बताने की जरूरत को ही खत्म कर देना। मतलब जो प्राकृतिक न्याय या नेचुरल लॉ के अधिकार होते हैं ना, उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया। ये तो बहुत डरावना है। मतलब बिना किसी जवाबदेही के लोगों को जेलों में ठूसा जा रहा था। तो जाहिर है कि लोग अदालतों के दरवाजे तक पहुंचे होंगे। बिल्कुल, कई बंदियों के परिवारों ने अलग अलग हाईकोर्ट्स में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस की याचिकाएं दायर की। हेबियस कॉर्पस मतलब बंदी को अदालत के सामने पेश करो, है ना, ताकि पता चले कि गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं। हाँ, बिल्कुल। और कई हाईकोर्ट्स ने नागरिकों के पक्ष में फैसले भी दिए, लेकिन फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और यहीं से वो ऐतिहासिक अदालती लड़ाई शुरू होती है। ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। उस अदालत के कमरे में असल में क्या तर्क दिए जा रहे थे? वो बहस कानून की दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ सरकार थी और उनका तर्क पूरी तरह से मानव निर्मित कानून यानी पॉजिटिव लॉ पर आधारित था। मतलब सरकार का कहना था कि आपातकाल में राज्य की सुरक्षा सबसे ऊपर है। हाँ, उनका तर्क था कि नागरिक इसलिए अधिकारों का दावा नहीं कर सकते क्योंकि आपातकाल के दौरान राज्य ने अनुच्छेद 21 को निलंबित कर दिया है। सरकार की नजर में संकट के समय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म होना ही पड़ेगा। लेकिन जो वकील नागरिकों की तरफ से लड़ रहे थे, उनका क्या कहना था? क्योंकि एडवोकेट सोमानी के नोट्स में नानी पालखीवाला के तर्कों का जिक्र है। बिल्कुल, पालखीवाला का तर्क प्राकृतिक कानून या नेचुरल लॉ पर टिका था। उनका कहना था कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का इकलौता स्रोत नहीं है। मतलब जीने का अधिकार तो संविधान बनने से बहुत पहले से मौजूद था। एकदम सही। ये इंसान के पैदा होने के साथ ही उसे मिल जाता है
और याद रहे, पालखीवाला वही वकील थे जिन्होंने केशवानंद भारती मामले में बेसिक स्ट्रक्चर की वकालत की थी। हाँ, जो उन्होंने कहा था कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। हाँ, और यही बात यहाँ भी लागू होती है। उनका स्पष्ट मानना था कि संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं, और मौलिक अधिकार राज्य द्वारा दिए गए कोई उपहार नहीं है। बल्कि ये अधिकार तो राज्य की शक्ति पर लगाई गई सीमाएं हैं। बिल्कुल। एक लोकतांत्रिक राज्य कभी भी अपने नागरिकों के जीने का अधिकार नहीं छीन सकता। तो यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ सरकार का तर्क और दूसरी तरफ नागरिकों का प्राकृतिक अधिकार। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा? 28 अप्रैल 1976 को जो फैसला आया उसने सबको स्तब्ध कर दिया। 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। मतलब उन्होंने मान लिया कि आपातकाल के दौरान नागरिक अपने अधिकारों के लिए अदालत नहीं जा सकते। हाँ, और इसीलिए इस दिन को अक्सर भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन कहा जाता है। और ये फैसला कितना गलत था, ये इस बात से साबित होता है कि 2011 में बहुमत का हिस्सा रहे जस्टिस PN भगवती ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। सही कहा, उन्होंने माना कि वो फैसला अदूरदर्शी था, लेकिन उस घने अंधेरे में भी असहमति की एक इकलौती आवाज गूंजी थी। जस्टिस HR खन्ना की आवाज। बिल्कुल। GOTI जर्नल के हालिया विश्लेषण में जस्टिस खन्ना के उस शानदार और साहसिक असहमति या डिसेंटिंग फैसले का जिक्र है। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क एकदम स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 की अनुपस्थिति में भी राज्य के पास बिना कानून के अधिकार के किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को छीनने की कोई शक्ति नहीं है। मुझे वो वाक्य याद आ रहा है। क्या सच में उन्होंने अटॉर्नी जनरल से वो कड़वा सवाल पूछा था? हाँ, बिल्कुल। जस्टिस खन्ना ने अदालत में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल से सीधे पूछा कि यदि कोई पुलिस अधिकारी निजी दुश्मनी में किसी को मार दे तो क्या आपातकाल में कोई कानूनी उपाय है? और सरकार का जवाब था कि जब तक आपातकाल लागू है तब तक कोई उपाय नहीं है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला जवाब है ना? और जस्टिस खन्ना को इस फैसले की कीमत भी चुकानी पड़ी। फैसला सुनाने से एक रात पहले उन्होंने अपनी बहन से कहा था कि ये फैसला उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद गवा देगा। और बिल्कुल वही हुआ। सरकार ने उन्हें नजरअंदाज करके जस्टिस MH बेग को CJI बना दिया, जिसके बाद जस्टिस खन्ना ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ जज ह्यूज का एक उद्धरण बहुत सटीक बैठता है। अंतिम अदालत में असहमति भविष्य की बुद्धिमत्ता के लिए एक अपील है। हाँ, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो एक संपादकीय में यहां तक लिखा था कि यदि भारत में कभी लोकतंत्र बहाल हुआ तो वहां जस्टिस खन्ना का स्मारक जरूर बनना चाहिए। बिल्कुल, उनका वो असहमति भरा फैसला भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? क्या सिस्टम में कोई सुधार हुआ? हाँ, सिस्टम में जो सुधार हुआ उसे हम कोर्स करेक्शन कह सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव 1978 में 44th संविधान संशोधन के रूप में आया, जिसने ये तय कर दिया कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। एकदम सही। और जो आंतरिक अशांति शब्द था उसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। और मुझे लगता है 2017 का वो मामला भी बहुत अहम है। हाँ, KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, जो निजता के अधिकार का मामला था, उसमें 9 जजों की बेंच ने औपचारिक रूप से ADM जबलपुर के फैसले को पलट दिया और उसे स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण बताया। बिल्कुल। और अब अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आज का परिदृश्य बहुत बदल गया है। हाँ, GOTI जर्नल में नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BANSS 2023 का विश्लेषण है। हाँ, उसकी धारा 223 बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे हम 1975 के बिना कारण बताए गिरफ्तारी वाले दौर से आगे बढ़कर आज एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां प्री कॉग्निजेंस हियरिंग का प्रावधान है। एकदम सही। अब मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने से पहले ही आरोपी को अपना पक्ष रखने का या सुनवाई का अवसर दिया जाता है, ताकि किसी को भी झूठे या आधारहीन मुकदमों से प्रताड़ित ना किया जा सके। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि कानून का दुरुपयोग करके किसी निर्दोष को फंसाया न जा सके। बस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हुए ये बात साफ हो जाती है कि एक मजबूत लोकतंत्र में अधिकारों की रक्षा के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। हाँ, एक तो साहसी व्यक्ति जैसे जस्टिस खन्ना या नानी पालखीवाला, और दूसरा
समय के साथ सुधरने वाले कानूनी ढांचे। जैसे कि संविधान संशोधन और BNSS 2023 जैसे नए कानून। बिल्कुल। चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जो सीधे तौर पर इन स्रोतों में तो नहीं है, लेकिन इस पूरे विषय से प्रेरित है। वो क्या? देखिए, जस्टिस खन्ना ने कहा था कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार संविधान से पहले भी मौजूद था, यानी वे हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं। हाँ, प्राकृतिक अधिकार जो जन्म से मिलते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के इस डिजिटल और AI के दौर में ऐसे कौन से प्राकृतिक अधिकार हैं, जैसे हमारे विचारों की निजता या हमारे डिजिटल अस्तित्व की स्वतंत्रता, जो अभी तक किसी किताब या कानून में स्पष्ट रूप से लिखे नहीं गए हैं। ये तो सच में बहुत गहरा सवाल है। और जब भविष्य में कोई नया संकट आएगा या तकनीक हमारे अधिकारों को चुनौती देगी, तो क्या हमें उन्हें बचाने के लिए एक और जस्टिस खन्ना की जरूरत पड़ेगी? ये हम सबके लिए गहराई से सोचने का विषय है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज के शानदार और ज्ञानवर्धक विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।